डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम आगा खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड के पास्ट पेपर्स में से 9th क्लास केमिस्ट्री पेपर 1 2024 को डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू नंबर 1 को देखें तो इसमें पूछा गया है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ प्रोड्यूसिंग वैल्यूएबल मटेरियल इन सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज बाय मैनिपुलेटिंग द रॉ मटेरियल इज़, यानी उस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के बारे में हमने बताना है जिसके अंदर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक लार्ज क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं फ्रॉम रॉ मटेरियल। तो अगर ऑप्शंस को देखें, एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है उसमें हम एनालिसिस करते हैं जस्ट। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में देखें तो इसमें इंडस्ट्री से हमें समझ आ रहा है कि इंडस्ट्री में हम जो प्रोडक्ट्स हैं उनको रॉ मटेरियल से तैयार करते हैं और एक लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं। तो 20 का ऑप्शन जो है वो ट्रू है। बाकी अगर हम देखें तो फिज़िकल केमिस्ट्री और न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी ट्रू ऑप्शन में नहीं आते। तो बी को हम जो है वो टिक करेंगे। उसके बाद हम सेकंड एमसीक्यू पे मूव करते हैं। इसमें देखें तो पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल रिप्रेजेंट अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। इनमें से कौन सी एग्जांपल जो है वो केमिकल रिएक्शन की टाइप है। मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम आपको पता है कि ये एक फ़िज़िकल चेंज है। इसी तरह डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर और वेपोराइजेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल, जस्ट वेपोराइज हो रहा है, एक स्टेट ऑफ मैटर से दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में चेंज हो रहा है, तो ये भी फिजिकल चेंज है। मिक्सिंग ऑफ बेकिंग सोडा विद विनीगर, ये एक केमिकल चेंज है। इसकी वजह क्या है कि जब हम मिक्स करते हैं बेकिंग सोडा को विनीगर के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। ये गैस जो है ये बिल्कुल एक न्यू प्रोडक्ट है रिएक्टेंट से हट के ज़रा, तो दैट्स वाई ये केमिकल रिएक्शन है। तो डी ऑप्शन जो है वो हमारे पास ट्रू है। डी ऑप्शन को आप टिक कर लीजिए। नेक्स्ट अब हम एमसीक्यू नंबर 3 पे मूव करते हैं। एमसीक्यू नंबर 3 में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शो करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन द गिवन टेबल। एक टेबल दिया गया है जिसके अंदर एलिमेंट मिक्सचर कंपाउंड की हेडिंग है और उसके अंदर डिफरेंट सब्सटेंसेस को जो है क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट वाले से देखें तो एलिमेंट जो है वो ब्रास उसमें लिखा हुआ है। ब्रास जो है वो एक मिक्सचर होता है, सॉलिड मिक्सचर होता है जिसे हम अलॉय भी बोलते हैं, तो ये ट्रू नहीं है, एलिमेंट नहीं है ब्रास। बी में कार्बन लिखा हुआ है, कार्बन एलिमेंट होता है। इसके में मिक्सचर वाले को देखें तो अमोनियम क्लोराइड मिक्सचर नहीं है बल्कि ये कंपाउंड है, सो बी ऑप्शन भी नहीं है। सी में पहला एलिमेंट में ही अमोनियम क्लोराइड जो कि एक कंपाउंड है वो दे दिया गया है, ये भी नहीं है। तो डी में कार्बन जो कि एक एलिमेंट है, ब्रास जो कि एक सॉलिड मिक्सचर यानी एलॉय है, इसी तरह कंपाउंड अमोनियम क्लोराइड, तो ये डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल ट्रू है। इसको जो है आप मार्क कर लीजिए। फोर्थ एमसीक्यू को देखें तो इसमें पूछा गया कंपाउंड एक्स हैज़ एन एम्पिरिकल फार्मूला C3H3O एंड इट्स मॉलिक्यूलर मास इज़ 110। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड। तो बेसिकली हमें एक एम्पिरिकल फार्मूला गिवन है, उससे हमने जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना है। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं जिसमें हम एम्पिरिकल फार्मूला लिखते हैं और उसे n से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो हमारे पास इस टाइम C3H3O है और n जो है हमने वो फाइंड आउट करना है। तो n फाइंड आउट करने का क्या तरीका होता है, n इज़ इक्वल टू, हमारे पास एक एम्पिरिकल फार्मूला, एक हमें जो गिवन मैस होता है मॉलिक्यूलर मैस उसको लिखते हैं और साथ हमने डिवाइड उसे करवाना होता है एम्पिरिकल फार्मूला मैस से। ठीक है, तो एम्पिरिकल मैस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एम्पिरिकल फार्मूला मैस से। एम्पिरिकल फार्मूला मैस हम पहले बना लेते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला मैस बनाने का ये तरीका है कि जो कार्बन है उसका मैस हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का इनको प्लस करवा लिया जाए। तो कार्बन का आपको पता है 12 होता है, तो 12 और कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन है, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस आपने ऐड करना है हाइड्रोजन 3 हैं और मल्टीप्लाई बाय 1 क्योंकि मैस इनका 1 होता है। इसी तरह प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 1 है और 16 मैस होता है, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इन सब को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 55। तो बेसिकली 55 जो है वो हमारे पास एम्पिरिकल मैस है। अब हम दोनों की वैल्यूज़ को यहाँ पुट करते हैं। मॉलिक्यूलर मैस जो है वो हमारे पास 110 है,
डिवाइड कर देते हैं एम्पिरिकल मास जो कि 55 निकला है, अभी हमने फाइंड आउट किया है, तो आंसर आ गया 2। इट्स मीन जो n है हमारे पास वो इस टाइम 2 है। 2 को हम बेसिस से इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे, C3 से जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो C6 बन जाएगा। H3 को भी 6 कर देगा और ऑक्सीजन को 2 कर देगा, क्योंकि ऑक्सीजन की बेस में कुछ नहीं है, इट्स मीन 1 है। तो इसमें से डी ऑप्शन जो है वो ट्रू है, हमारे पास C6H6O2। तो इस तरह से हम एम्पिरिकल फार्मूले से मॉलिक्यूलर फार्मूला बना सकते हैं अगर हमें n की जो है वो n पता चल जाए। नेक्स्ट MCQ नंबर 5 को देखें तो इसमें पूछा गया इन ह्यूमन एंड अदर एनिमल स्टार्च इज ब्रोकन डाउन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट शुगर मॉलिक्यूल थ्रू द प्रोसेस ऑफ, यानी कि जो ह्यूमन और बाकी एनिमल्स हैं उनके अंदर स्टार्च जो कि एक मैक्रो मॉलिक्यूल है उसे तोड़ के शुगर मॉलिक्यूल बनाया जाता है, यानी कि स्टार्च जो है वो शुगर मॉलिक्यूल्स के मिलने से बनती है। तो उस प्रोसेस को जो है हम क्या नाम देते हैं, तो बेसिकली जिस प्रोसेस से स्टार्च को तोड़ के शुगर मॉलिक्यूल में चेंज किया जाता है उसमें वाटर का एडिशन करते हैं तो एडिशन ऑफ वाटर से स्टार्च जो है वो टूट के शुगर मॉलिक्यूल्स में चेंज होती है। इस वजह से इसका नाम जो है हाइड्रोलिसिस पड़ा हुआ है कि वाटर के एडिशन से किसी चीज़ को तोड़ना। तो बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे ट्रू है, बी को आप मार्क कर लेंगे। इसी तरह अगर हम 6th MCQ को देखें तो इसमें पूछा गया है अ गैसियस सोल्यूशन इज़ फॉर्म्ड व्हेन, गैसेस का सोल्यूशन जो है वो बनेगा, इनमें से किस ऑप्शन को आप ट्रू समझते हैं। कॉपर को कंबाइन करेंगे टिन के साथ तो ऐसा नहीं होगा, मेटल है। अमोनिया डिज़ोल्व इन वाटर तो इसमें भी नहीं होगा। नेप्थलीन बाल सब्लाइम इन एयर, आपको पता है सब्लिमेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सॉलिड को हम हीट करें तो वह डायरेक्टली चेंज हो जाता है गैस के अंदर विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड फॉर्म। तो सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे ट्रू है, आपने इसको मार्क कर लेना है। अब हम 7th MCQ पे मूव करते हैं। 7th MCQ को देखें तो इसमें पूछा गया है स्टूडेंट इज़ गिवन 0.1 मोलर स्ट्रोक सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट टू डाइल्यूट इट अप टू 0.01 मोलर इन 100 सेंटीमीटर क्यूब measuring flask. If the volume of the stock solution is 500 centimeter cube, then the amount of sodium carbonate यूज्ड इन द स्टॉक सोल्यूशन वुड बी। तो ये जो हमारे पास है MCQ नंबर 7, इसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन जो है वो हम इस तरह से करेंगे, सबसे पहले तो हमें जो है वो मोलर मास पता होना चाहिए सोडियम कार्बोनेट का। अगर उसको हम फाइंड करें तो सोडियम का सबसे पहले हम लिखते हैं, सोडियम का यहाँ पे उन्होंने बताया भी है मैस, सॉरी मैं मैसेज ही लिख लेता हूँ। सोडियम जो है वो 2 टाइम है तो 23 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेते हैं, प्लस कार्बन जो है वो 12 है और मल्टीप्लाई बाय 1 ही है, और ऑक्सीजन जो है वो 3 है, 3 टाइम है तो प्लस कर लेते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 16। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा, इसका जो मैस आएगा मोलर मैस, वो आएगा 106 के इक्वल, ठीक है, 106 ग्राम पर मोल के इक्वल। जो नेक्स्ट है वो हमें ये पता होना चाहिए, फार्मूला है हमारे पास मोलैरिटी का। अगर मैं मोलैरिटी का फार्मूला लिखूँ, मैं इसको रेज कर देता हूँ, ये आपने याद रखना है, 106 ग्राम पर मोल है, इसको आपने अपने जहन में रखना है तब तक। अब मैं वापस इसको मिटा के मोलैरिटी का फार्मूला यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, स्पेस काफ़ी कम है। तो मोलैरिटी का जो फार्मूला है हमारे पास वो है बेसिकली कि हमारे पास जो है वो mass of solute over molar mass मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। और वॉल्यूम को आपने याद रखना है, वॉल्यूम जो है वो dm क्यूब में हो या फिर लीटर में हो, ठीक है। वॉल्यूम या तो dm क्यूब में होना चाहिए या लीटर में, यानी कि हमें जो सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया है इसको आप डिवाइड करेंगे 1000 से तो आपके पास dm क्यूब में वॉल्यूम आएगा। तो यहाँ पे मैं इक्वल टू में डाल के अब इस सब को जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। जो हमारे पास मैस है वो तो अभी हमने फाइंड आउट करना है, और मोलैरिटी जो है वो हमें ऑलरेडी जो है वो गिवन है
मोलैरिटी हमने जो बनानी है वो यहाँ पे हमें दी गई है 0.01 है, तो मोलैरिटी की जगह में 0.1 है वो लिख ली। और मैस हमने फाइंड आउट करना है। मोलर मैस अगर हम देखें तो मैस की जगह मैं एम ही लिख देता हूँ, अभी हमने फाइंड आउट करना है। और एम यानी कि मोलर मैस जो है वो हमने फाइंड किया था 106 था। मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम को डीएम में कन्वर्ट करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.5। तो आपने यहाँ पे 0.5 लिख लेना है। अब ये जो 106 मल्टीप्लाई बाय 0.5 हो रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो इधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1 से। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा इक्वल टू 5.3 ग्राम। तो हमारा जो मैस है वो सारा जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5.3 ग्राम के इक्वल आएगा, जो कि हमारा आंसर है। तो यहाँ से सी ऑप्शन जो है हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। कैलकुलेशन जो है वो आप करके देख लीजिएगा, उसमें कोई मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी लीजिएगा। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं 8th एमसीक्यू पे। एमसीक्यू नंबर 8 में पूछा गया है व्हेन अ सीड क्रिस्टल इज एडेड टू अ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इट काज द। जब सीड क्रिस्टल ऐड किया जाता है एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, तो उसमें क्या होता है, सोल्यूट जो है वो सॉलिडिफाई होके क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस होना शुरू हो जाता है, यानी जो अंदर सोल्यूट जो है वो डिज़ोल्व हुआ होता है वो सॉलिडिफाई होता है सॉल्यूशन के अंदर। तो सी ऑप्शन जो है इसमें वो ट्रू है, क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो आपके जहन में होगा। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 9 पे। इसको देखें तो इसमें हमारे पास एक डायाग्राम है और इसमें हमने ना ऑब्जर्वेशन करनी है कि कौन सी इंक जो है वो मिलके कौन सी इंक बनी है। पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन, इसमें कहा गया है रेड ब्लू इंक जो है वो ब्राउन इंक के अंदर प्रेजेंट हैं, रेड और ब्लू इंक। अब आपने याद रखना है ब्राउन इंक की जो हमें यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी जो है वो क्रोमेटोग्राम जो दिखाया गया है उसके अंदर रेड और ब्लू इंक जो है यहाँ पे रेड है और यहाँ पे ब्लू है। क्या इसका और इसका कोई जो है वो कनेक्शन है, कहीं इक्वल लेंथ में हैं इनके जो डॉट्स हमें नज़र आ रहे हैं? तो ऐसा नहीं है। येलो और ब्लू का नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो हमारे पास है कि येलो एंड ब्लू इंक आर प्रेजेंट इन ब्लैक इंक। तो इसको देख लेते हैं, येलो एंड ब्लू इंक प्रेजेंट इन ब्लैक इंक। येलो कहाँ पे है, यहाँ पे है, और ब्लू कहाँ पे है, यहाँ पे, और ब्लैक के साथ हमने इनको कंपेयर करना है। तो येलो का जो डॉट है वो ये है, ये बिल्कुल ब्लैक में भी मौजूद है इतनी ही हाइट पे, और इसी तरह ब्लू का जो डॉट है वो भी ब्लैक के अंदर मौजूद है। बाकी भी आपने इसी तरह कंपेयर करके देखने हैं। तो मैंने जब कंपैरिजन किया है, टाइम कम है इस वजह से मैंने बी ऑप्शन जो है इसको ट्रू देखा है। बाकी आप लोग कंपेयर करके देख लें, जिसमें आपको बिल्कुल सही लगे वो आपने टिक करना है। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 10 को देखें तो इसमें पूछा गया मोलैरिटी ऑफ द गिवन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन विल बी। इसके अंदर अभी हमने मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है, तो मोलैरिटी का फार्मूला जो है वो लगाएंगे। मोलैरिटी जो है वो इक्वल होती है मैस ऑफ सोल्यूट। उसके बाद हम नीचे लिखते हैं मोलर मैस, यानी एम लिख देता हूँ इसको, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। और वॉल्यूम हमेशा डीएम क्यूब में या लीटर में लेना है आपने। तो यहाँ पे अब हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसमें हमें मोलर मैस नहीं दिया गया, मोलर मैस हम फाइंड आउट कर लेंगे। मोलर मैस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सोडियम का 23 है मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि एक ही सोडियम का एटम है, प्लस ऑक्सीजन का भी एक ही एटम है, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 1 कर लेंगे, और प्लस हम हाइड्रोजन का भी एक ही है तो 1 कर लेंगे। तो इन सब को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 40। तो 40 हमारे पास जो है वो मोलर मैस है। तो अब हम जो है चीज़ों को जो है फार्मूले में पुट करते हैं। मैस हमें गिवन है 15.8, तो हम मैस की जगह मैस की जगह जो है मैस ऑफ सब्सटेंस की जगह हम यहाँ पे 15.8 लिख रहे हैं, डिवाइडेड बाय मोलर मैस अभी हमने फाइंड आउट किया 40 आ गया,
मल्टीप्लाई बाय जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम अभी हमने जो है वो फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम को फाइंड आउट करने का ये तरीका है कि जो हमें यहाँ पे वॉल्यूम दिया गया है सेंटीमीटर क्यूब में, इसको 1000 से आप डिवाइड कर दें। तो 500 को जब आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब या लीटर के अंदर जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, जो कि आएगा इक्वल 0.5 लीटर या 0.5 DM क्यूब। तो यहाँ पे हम 0.5 लिख लेते हैं वॉल्यूम को। अब आपने इसको जस्ट जो है वो नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई करके 15.8 से डिवाइड करवाना है। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 0.79 मोलर, 0.79 मोलर। तो ये हमारे जो ऑप्शन सी है ये हमारे पास ट्रू है। उसके बाद अब हम 11th MCQ पे मूव करते हैं। MCQ नंबर 11 में पूछा गया मेटल कंपाउंड हैज़ द फार्मूला XCl2 एंड अ रिलेटिव फार्मूला मास ऑफ 95.211। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ X इज फार्मूला मास है, इट्स मीन के दोनों का कंबाइंड मास है। अब हमें यहाँ पे एक चीज़ समझ आ रही है प्रोडक्ट को देख के, वो ये है कि जो X है वो 1 मोल अगर यूज़ हुआ है तो Cl जो है वो 2 मोल यूज़ हुआ होगा। रिएक्टेंट साइड पे अगर X 1 मोल यूज़ किया गया है तो क्लोरीन जो है वो 2 मोल यूज़ की गई है, क्योंकि Cl के साथ 2 है। तो इससे हमें जो है वो ये आइडिया हो गया कि क्लोरीन डबल यूज़ हुई है देन X एलिमेंट। तो क्लोरीन जो है उसका हमें एटॉमिक मास ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है 35.5 जो है उस वो 2 टाइम यूज़ हुई है, इस वजह से हम 35.5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। तो ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा ऑलमोस्ट 35 प्लस 35 जो है वो 76 के राउंड अबाउट आ जाएगा। तो इसको हम जो है वो 71 आ गया हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई करके। तो अब हमें ये पता चल गया है कि ये 71 है मैस किसका, क्लोरीन का, इसमें इस जो फार्मूला मैस के अंदर। तो अब x का निकालने के लिए सिंपल है, 95.211 के अंदर जो है वो आप माइनस कर लेंगे 71 को, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा x का मैस। तो हमारे पास आंसर आया 24.211। तो ये आपने देखना है यहाँ पे ए में जो है ये ट्रू ऑप्शन लिखा हुआ है, ए को आप मार्क कर लीजिए। MCQ नंबर 12 को देखें तो इसमें कहा गया है हाउ मैनी प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन एन आयन विद एटॉमिक नंबर 8 मास नंबर 16 एंड -2 चार्ज। तो अब आपको पता होगा कि जो प्रोटॉन हैं वो आयन के अंदर, प्रोटॉन आयन जो है उनमें इलेक्ट्रॉन या वो पॉजिटिव आयन होता है या वो नेगेटिव आयन होता है, दोनों सूरतों में चेंज क्या होते हैं उसके अंदर, सिर्फ इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन तो चेंज ही नहीं होंगे। अगर एटॉमिक नंबर 8 है, वैसे भी एटॉमिक नंबर क्या बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इट्स मीन कि उसके जो प्रोटॉन हैं वो भी 8 हैं, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो ट्रू है। यहाँ पे जस्ट आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है, आयन के साथ प्रोटॉन का कोई ताल्लुक नहीं है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होने से। तो अब हम नेक्स्ट 13th MCQ पे मूव करते हैं। ईच पी सब शेल कैन होल्ड अ मैक्सिमम नंबर ऑफ, पी जो है उसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि एस शेल जो है वो 2 मैक्सिमम होल्ड कर सकता है और पी जो है वो 6 होल्ड कर सकता है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। तो सी ऑप्शन जो है वो इसका ट्रू है, 6 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह 14th MCQ को देखें तो इसमें पूछा गया है यूरेनियम हैज़ 2 आइसोटोप्स 235 एंड 238। यूरेनियम 238 डिफर फ्रॉम यूरेनियम 235 बाय हैविंग 3 मोर। ऐसा क्या चेंज है? तो आपको पता है जब इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है किसी एलिमेंट के ऊपर, तो ऊपर जो है वो मैस को रिप्रेजेंट किया जाता है, और मैस किसका बना होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन तो दोनों यूरेनियम हैं, इट्स मीन दोनों के सेम होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज होते तो एलिमेंट ही चेंज हो जाता। तो फिर चेंज क्या है दोनों में, यूरेनियम 235 और 238 में जो 3 का डिफरेंस है वो किस में है, वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में है।
तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन चेंज हैं, बी ऑप्शन जो है वो इसमें ट्रू है, आपने बी ऑप्शन को जो है टिक करना है। नेक्स्ट अब हम 15th MCQ पर मूव करते हैं। 15th MCQ को देखें तो इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट व्हेन अल्फा पार्टिकल आर पास थ्रू अ थिन मेटल फॉयल मोस्ट ऑफ देम गो स्ट्रेट थ्रू द फॉयल बिकॉज ऑफ, किस वजह से वो ज़्यादातर जो पार्टिकल हैं वो सीधे पास कर गए थे कि बगैर डिफ्लेक्ट हुए, बगैर किसी चीज़ से टकराए। इसकी क्या वजह है? रिपल्जन ऑफ प्रोटॉन है, एम्प्टी स्पेसेस इन एन एटम है, हाई स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल या नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेसिक उसने बताया था कि मोस्ट ऑफ स्पेस जो है वो एटम के अंदर वो एम्प्टी है और सेंटर में एक हार्ड न्यूक्लियस है और वो बहुत ही डेंस है और बहुत छोटा सा रीजन है, क्योंकि बहुत कम जो है रिपल्जन हुई थी या बहुत कम अल्फ़ा पार्टिकल जो हैं वो टकरा के रिफ्रैक्ट हुए थे। तो बी जो ऑप्शन है इसमें वो ट्रू है। 16th MCQ को देखें तो इसमें पूछा गया है नियॉन एंड आर्गन आर क्लासिफाइड एज नोबल गैसेस बिकॉज दे हैव। आपको पता है नियॉन और आर्गन जो हैं वो नोबल गैसेस हैं, तो इनको क्यों नोबल गैसेस कहा जाता है? सेम एटॉमिक नंबर है, कलर्ड वेपर्स हैं या नॉन मेटेलिक करैक्टर हैं या फुल आउटर शेल इलेक्ट्रॉन। तो नोबल गैसेस जो हैं वो इनर्ट गैसेस इसीलिए कहलाती हैं क्योंकि उनका जो आउटर इलेक्ट्रॉन शेल होता है वो फील्ड होता है, कंप्लीट होता है, फुल आउटर इलेक्ट्रॉन शेल, जिसकी वजह से वो ना तो अपना इलेक्ट्रॉन उनको किसी के साथ शेयर करना पड़ता है, ना डोनेट करना पड़ता है, ना रिसीव करना पड़ता है। तो इसका डी ऑप्शन जो है वो ट्रू है। अब हम 17th MCQ पर मूव करते हैं। 17th MCQ में पूछा गया है कंसीडर द गिवन डॉट एंड क्रॉस डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ द बॉन्डेड एलिमेंट, विच ग्रुप ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डज द एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू। तो ग्रुप नंबर बताने के लिए हमें पता होना चाहिए कि एक्स एलिमेंट जो है उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन डिटरमिन द ग्रुप नंबर। सो लेट्स सी, यहाँ पे हमारे पास 2 हैं और इसी तरह यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। जितने भी ये डॉट वाले हैं, क्रॉस वालों को आप छोड़ दें, वो वाले आपके पास आ जाएंगे एक्स एलिमेंट के एलिमेंट। तो अगर हम इनको काउंट कर लें तो ये हमारे पास टोटल आ रहे हैं 5। तो 5A जो ग्रुप है यानी सी ऑप्शन जो है ये ट्रू है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो MCQ नंबर 18 है। 18 MCQ में हमसे पूछा गया गिवन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट विच ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल डज द एलिमेंट बिलोंग टू। तो हमें पता है ब्लॉक्स में जो एलिमेंट अरेंज किए जाते हैं वो इस बेस पे किए जाते हैं कि उनका जो लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है वो किस सब शेल के अंदर मौजूद है। तो इसमें अगर हम देखें तो वो किस शेल के अंदर मौजूद है। तो इसमें अगर हम देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तो लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो 3D शेल के अंदर है, तो इट्स मीन डी ब्लॉक के अंदर ये एलिमेंट बिलोंग कर रहा है। 19th MCQ में पूछा गया विच ऑफ द टू गिवन एलिमेंट बिलोंग टू द सेम ग्रुप ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सेम ग्रुप का क्या मतलब है? ग्रुप का अभी मैंने बताया था, ग्रुप से मुराद होती है कि आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अगर 2 हैं तो वो ग्रुप 2 से एलिमेंट होगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि किसके आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन जो हैं किन 2 के सेम हैं। तो पहले में और थर्ड में अगर हम देखें तो इसके भी आखिरी शेल में 5 हैं और नाइट्रोजन के भी आखिरी शेल में 5 हैं। वहीं पे सिलिकॉन के 4 हैं और ऑक्सीजन के 6 हैं। तो सेम हैं ये दो, तो इट्स मीन ये दोनों जो हैं ये सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो 1 3 यानी कि बी ऑप्शन जो है वो हमारे पास ट्रू है। नेक्स्ट 20 MCQ जो है इसमें पूछा गया मेटेलिक करैक्टर ऑफ एलिमेंट डिपेंड ऑन देयर एबिलिटी टू। मेटेलिक करैक्टर जो कि मेटल का स्पेशल करैक्टर है, इसमें क्या होता है कि मेटल इजीली अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ कर देते हैं। तो वैलेंस शेल का लूज़ करना इलेक्ट्रॉन जितना कोई इजीली लूज़ करेगा वो उसका मेटेलिक करैक्टर उतना ज़्यादा होगा। तो सी ऑप्शन जो है लूज़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये ट्रू है। 20 का सी ऑप्शन ट्रू है। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं MCQ नंबर 21 पे। MCQ नंबर 21 को अगर देखें तो इसमें पूछा गया है सब्सटेंस एक्स है
जो कि जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ उन्होंने बताई हैं कि इनडेफिनेट शेप और वॉल्यूम है, कोई ख़ास शेप और वॉल्यूम इसका नहीं होता और इजीली कंप्रेसिबल भी हैं। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनमें से किस ऑप्शन में पाई जाती हैं? स्टीम, कॉफ़ी, मरकरी, टेबल साल्ट। तो हमें पता है गैसेस की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो इनडेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है उनका और इजीली कंप्रेसिबल भी होती हैं गैसेस। तो यहाँ पे गैस जो है वो स्टीम ही है, बाकी जो है वो गैसेस नहीं है। तो ए ऑप्शन जो है वो हमारे पास ट्रू है। एमसीक्यू नंबर 22 को देखें तो इसमें पूछा गया है सम ऑफ गैसेस विद देयर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैसेज आर गिवन इन द टेबल बिलो। ये कुछ गैसेस हैं, उनके रिलेटिव एटॉमिक मैसेज भी बताए गए हैं। विच ऑप्शन शो द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ गैसेस अकॉर्डिंग टू देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन के लिए हम ग्राहम लॉ को स्टडी करते हैं। ग्राहम लॉ बेसिकली हमें रेट ऑफ डिफ्यूजन के बारे में गाइड करता है, जिसमें कि बताया गया है कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द मोलर मास। इट्स मीन के लाइटर गैसेस डिफ्यूज़ फास्टर। ठीक है, जितनी कोई गैस जो है वो लाइट होगी यानी हल्की होगी उतनी वो फास्ट डिफ्यूज़ करेगी। तो इनमें से जो सबसे कम रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास वाली गैस है वो सबसे फास्ट होगी। तो फास्टेस्ट गैस इस हिसाब से जो है वो हमारे पास हीलियम आ गई और उसके बाद जो है वो नंबर 2 पे हमारे पास जो है वो मीथेन आ जाएगी, नंबर 3 पे इथेन, नंबर 4 पे ऑक्सीजन और नंबर 5 पे क्लोरीन। इस सीक्वेंस में अगर हम देखें तो ए के अंदर जो है ये सीक्वेंस फॉलो किया गया है। नंबर 1 पे जो है वो हीलियम, फिर नंबर 3 वाली मीथेन सेकंड नंबर पे और फिर नंबर 2 वाली इथेन थर्ड नंबर पे, सो ऑन। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। 3 एमसीक्यू है व्हेन रबिंग अल्कोहल इज अप्लाइड ऑन अ कट इट फील कोल्ड ऑन द स्किन बिकॉज ऑफ द प्रोसेस कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, इवेपोरेशन, फ्रीजिंग। तो बेसिकली जो अल्कोहल है वो जब इवेपोरेट होती है तो तब हमें जो है वो कूलिंग का इफ़ेक्ट प्रोवाइड करती है। तो ये कूलिंग का जो इफ़ेक्ट है ये हमें बाय इवेपोरेशन ही मिलता है। तो इस वजह से जो इसका ट्रू ऑप्शन है वो हमारे पास है सी यानी कि इवेपोरेशन। तो सी को हम सर्कल कर देंगे, इवेपोरेशन। नेक्स्ट जो है 24th एमसीक्यू, इसमें पूछा गया व्हेन फ्यू ड्रॉप ऑफ इंक आर एडेड इन वाटर दे स्लोली स्टार्ट टू डिस्पर्स दिस स्प्रेडिंग ऑफ मॉलिक्यूल कैन बी इन्हेंस्ड बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर व्हाट विल बी इम्पैक्ट ऑन द मॉलिक्यूल व्हेन द टेम्परेचर इज़ इंक्रीज्ड। जब टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया जाएगा तो उस सूरत में क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल विल इंक्रीज़। तो आपको पता है टेम्परेचर जो है जब हम किसी भी चीज़ का इंक्रीज़ करते हैं तो उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, जिससे वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। प्रेशर ऑन मॉलिक्यूल विल डिक्रीज, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, ये इस वाले ऑप्शन ट्रू नहीं है। ए ऑप्शन जो है वो हमारे पास ट्रू है। तो वेलोसिटी जो है मॉलिक्यूल की वो इंक्रीज़ कर जाएगी। अब हम 25th एमसीक्यू पे मूव करते हैं। 25th एमसीक्यू को देखें तो इसमें पूछा गया प्लास्टिक एंड रबर आर द एग्जांपल ऑफ अमorphous सॉलिड बिकॉज दे। प्लास्टिक और रबर जो है अमorphous सॉलिड की एग्जांपल क्यों हैं, इनमें कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इन्हें अमorphous सॉलिड बनाती हैं। शो आर रेगुलर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये तो अमorphous सॉलिड की नहीं है बिल्कुल भी। इसके अलावा है एग्जिबिट द फिनोमेना ऑफ एनाइसोट्रॉपी, ये भी प्रॉपर्टी नहीं है। मेल्ट ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, तो ये प्रॉपर्टी है अमorphous सॉलिड की, मेल्ट ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारे पास ट्रू है, इसको आपने मार्क कर लेना है। नेक्स्ट 6th एमसीक्यू को देखें तो इसमें पूछा गया द आयन ऑफ विच ऑफ दीज एलिमेंट विल हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज एन एटम ऑफ नियोन। तो नियोन के अंदर जो प्रोटॉन है वो 10 है, आपके सामने जो है एटॉमिक नंबर बेस में लिखा गया है। और अगर 10 एटॉमिक नंबर है तो इट्स मीन इलेक्ट्रॉन भी 10 ही होंगे। तो इनमें से लिथियम के तो 3 होते हैं, इसी तरह जो ब्रिलियम है उसमें 4 होते हैं और मैग्नीशियम में 12 और के अंदर जो है वो 19 है। तो यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि मैग्नीशियम जो है वो 12 हैं, उसके अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ कर देता है तो उसका भी जो है इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे। तो इस वजह से सी ऑप्शन जो है मैग्नीशियम ये ट्रू है, इसका जो आयन है वो इतने Mg+2 बन सकता है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं 27th एमसीक्यू पे।
27th MCQ को देखें तो इसमें पूछा गया द गिवन टेबल शो द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट 1 जो है उसके अंदर 2882 है और इसी तरह एलिमेंट y जो है उसमें 286 इलेक्ट्रॉन है। व्हाट विल द टाइप एंड फार्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन एलिमेंट x एंड y रिएक्ट। अब x और y जब रिएक्ट करेंगे तो इस सूरत में कौन सा कंपाउंड जो है वो बन सकता है। तो हमारे पास यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि जो एलिमेंट y है उसके पास 2 कम हैं अपने इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए y को। वहीं पे अगर x को देखें तो उसके पास ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऑक्टेट से एक्स्ट्रा हैं। अगर वो इन 2 से जान छुड़ा लेता है तो उसका जो आखिरी शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। दैट्स वाई ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है इजीली अपने ये कम्प्लीटली ट्रांसफ़र कर देगा एलिमेंट y को, और जो कंप्लीट ट्रांसफ़र से होता है वो आयनिक कंपाउंड होता है। और आयनिक कंपाउंड कौन सा बनेगा, XY, यानी ए ऑप्शन ट्रू है, क्योंकि x जो है वो अपने दोनों जो है वो सेंड कर देगा 6 को, यानी डोनेट कर देगा y को, और वाई स्केयर वाला जो है ये वाला इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 2y की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 28th MCQ को देखें तो इसमें पूछा गया कंसीडर द गिवन पेयर ऑफ एलिमेंट हाइड्रोजन पोटाशियम, ऑक्सीजन पोटाशियम, हाइड्रोजन कार्बन, ऑक्सीजन कार्बन। इनमें से कौन सा पेयर जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा जब एक दूसरे से रिएक्ट करेगा। तो अगर हम देखें तो कोवलेंट बॉन्ड जो है वो नॉन मेटल आपस में बनाते हैं। हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटल है और पोटाशियम मेटल है, तो ये आयनिक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम देखें ऑक्सीजन और पोटाशियम को, तो ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास नॉन मेटल है और पोटाशियम मेटल है, तो ये भी एक आयनिक बॉन्ड ही बनेगा, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम हाइड्रोजन और कार्बन को देखें तो हाइड्रोजन नॉन मेटल है और कार्बन भी नॉन मेटल है, तो कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम ऑक्सीजन और कार्बन को देखें तो ये दोनों भी नॉन मेटल हैं और ये दोनों भी कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास 3 और 4 जो हैं ये ट्रू ऑप्शन है, यानी डी हमारे पास जो है वो 3 और 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, डी ऑप्शन करेक्ट है। 29th MCQ में पूछा गया पोलर कोवलेंट कंपाउंड इज फाउंड व्हेन वन एटम ऑफ। जब एक एटम मिलेगा सल्फर कंबाइन विद 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, एक सल्फर का एटम 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन से मिलेगा, तो क्या ये पोलर कोवलेंट कंपाउंड होगा। तो जी बिल्कुल, पोलर कोवलेंट कंपाउंड बनता है जब 2 एटम के दरमियान अनइक्वल शेयरिंग हो इलेक्ट्रॉन की ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो जब सल्फ़र को कंबाइन करवाया जाता है ऑक्सीजन के एटम के साथ तो उसमें एक काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क होता है, जिसकी वजह से 2 पोल क्रिएट हो जाते हैं। वहीं पे अगर हम कार्बन का देखें तो इसमें जो है वो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता है, जिसकी वजह से जो फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं। सल्फ़र की जब अगर हम ऑक्सीजन के 3 एटम से बनाएं तो उसमें भी यही होता है, सिमेट्रिकल हो जाता है मॉलिक्यूल और फोर्सेस एक दूसरे को डाइपोल मोमेंट कैंसिल कर देती हैं। कार्बन जो है वो अगर हम एटम हाइड्रोजन से मिलाएं तो भी यही काम होता है। तो ये ऑप्शन जो है वो हमारे पास ट्रू है, तो ए ऑप्शन को आपने मार्क कर लेना है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं 30 MCQ पे। MCQ नंबर 30 को देखें तो इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज़ प्रेजेंट बिटवीन कॉपर एटम दैट अलाउ कॉपर टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर के अंदर ऐसा कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। तो इसका जो आसान सा जवाब है वो है मेटेलिक बॉन्ड। कॉपर एक ख़ुद भी मेटल है और उसके मेटेलिक बॉन्ड जो है वो बेसिकली एक ऐसा बॉन्ड है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक क्लाउड सा बना लेते हैं रिलीज़ होके। तो जितना इजीली कोई मेटल जो है वो अपना वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर सकता है, उसका मेटेलिक करैक्टर उतना अच्छा समझा जाता है। तो बी ऑप्शन जो है इसको आप टिक कर लीजिए। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं 31 MCQ पे। MCQ नंबर 31 को देखें तो इसमें पूछा गया है रिडक्शन इज़ डिफाइंड एज द केमिकल प्रोसेस विच इन्वॉल्व। रिडक्शन को हम किस तरह से जो है वो डिफ़ाइन करते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीडेशन में होता है, रिडक्शन में नहीं होता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बी ऑक्सीडेशन में होता है,
और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी ऑक्सीडेशन में ही होता है, जबकि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये हमारे पास रिडक्शन को डिफाइन कर रहा है यहाँ पे। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, 32 MCQ को देखते हैं। इसमें पूछा गया है द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ब्लैक कॉपर यानी कि कॉपर ऑक्साइड इट रिटर्न एज फॉलो। कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 कॉपर H2O यानी वाटर इन दिस रिएक्शन विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज कौन सा सब्सटेंस हुआ है, अगर हम इसको देखें तो जो कॉपर ऑक्साइड है उसके पास ऑक्सीजन है और उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है, और जो कॉपर है बाद में यानी कि यहाँ से जब +2 था कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे कॉपर के पास अब वो सिंगल है तो यहाँ पे उसका स्टेट जो है वो ज़ीरो हो गया, तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज़ हुआ है, मीनिंग इट इज़ रिड्यूस्ड। वहीं पे अगर हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट था वो पहले यहाँ पे फ्री स्टेट में है तो ज़ीरो था, और यहाँ पे आके जब उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ हो गया, मीनिंग इट वाज ऑक्सीडाइज्ड। तो इसका जो ट्रू ऑप्शन है वो आपके पास आ जाएगा हाइड्रोजन, क्योंकि उन्होंने पूछा है विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड, तो H2 जो है आपके पास ये ऑप्शन ये करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, MCQ नंबर 33 है। इसमें पूछा गया है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन ClO3। क्लोरीन का हमने जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले अगर हम देखें तो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है -2। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ -2 जो है वो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ओवरऑल अगर हम इसके ऊपर चार्ज देखें तो वो -1 है यानी कि माइनस का है। तो ये भी आपने याद रखना है कि माइनस का जो है उसके ऊपर चार्ज है, तो इट्स मीन के जो और ऑक्सीजन कितने हैं टोटल 3, तो हम -2 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। क्लोरीन का हमें ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता तो प्लस हम x लिख लेते हैं क्लोरीन की जगह, इज़ इक्वल टू -1, क्योंकि अगर तो न्यूट्रल होता तो हम इक्वल टू 0 रख लेते। अब ऊपर एक माइनस लगा हुआ है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि ये इक्वल है -1 के। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 3 2s आर -6, तो यहाँ पे सॉरी ब्रैकेट भी लगानी है, 3 2s आर -6, तो x प्लस -6 करेंगे तो x -6 आ जाएगा -1। अब -6 इधर माइनस हो रहा है उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x इज़ इक्वल टू -1 + 6 विच इज़ इक्वल टू 5। तो x का यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 होगा। तो इस तरह से हम जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है 34th MCQ है। इसमें पूछा गया है आ वोल्टिक गैल्वेनिक सेल इज़ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। वोल्टिक गैल्वेनिक सेल जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो कि क्या काम करता है, कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। तो गैल्वेनिक सेल का काम ही ये है, जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी थ्रू स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। तो बी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो 35th MCQ पे मूव करते हैं। अब हम galvanizing is one of method to prevent iron from rusting. This method involve coating of iron with protective layer of tin, zinc, aluminium या magnesium। तो galvanizing जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम आयरन जो है वो रस्ट ना करे, उसके ऊपर एक कोटिंग कर देते हैं। तो इसमें हम किसकी करते हैं, तो बेसिकली आयरन के ऊपर हम जिंक की कोटिंग करते हैं उसे रस्टिंग से महफूज करने के लिए। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। 36 को देखें हम, टैलिक एंकर इज़ यूज टू प्रिवेंट शिप फ्रॉम ड्रिफ्टिंग ड्यू टू विंड और ओशन करंट्स। एंकर आर ऑफन मेड अप ऑफ आयरन बिकॉज इट इज़। अब एंकर जो है वो आयरन के बने होते हैं, उसकी किस प्रॉपर्टी की वजह से उन्हें जो है वो आयरन का बनाया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला है सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है अगर हम हिट करें तो बहुत तेज़ जो है वो साउंड जो है वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है।
नंबर 2 पे है बी अनरिएक्टिव, तो अनरिएक्टिव नहीं होता, आपको पता है आयरन को तो रस्टी बहुत ज़्यादा लगता है। इसी तरह हाई डेंसिटी जो है ये इसका ट्रू ऑप्शन है, क्योंकि काफ़ी वहाँ पे वज़न को उसने रोकना होता है, तो उसकी हाई डेंसिटी होना लाजमी है। लास्ट अगर डी को देखें तो लो मेल्टिंग पॉइंट, तो वहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट वाली प्रॉपर्टी का कोई अमल दखल नहीं है। डेंसिटी जितना वो ज़्यादा भारी होगा उतना वो बड़ा शिप को रोक सकेगा। नेक्स्ट है 37 MCQ। ऑल ऑफ द फॉलोइंग मेटल एग्जिस्ट इन सॉरी मैं थोड़ा ऊपर मूव कर देता हूँ ताकि इजीली हमें नज़र आए उसके ऑप्शंस के साथ। ऑल ऑफ द फॉलोइंग मेटल एग्जिस्ट इन कंबाइंड स्टेट इन नेचर एक्सेप्ट, ये तमाम जो एलिमेंट हैं इनमें से एक एलिमेंट के अलावा बाकी तमाम जो हैं वो कंबाइंड स्टेट में हमें मिलते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम है वो भी, एलुमिनियम भी, प्लेटिनम जो है वो हमें कंबाइंड स्टेट में नहीं मिलता। बाकी प्लेटिनम जो है वो नोबल मेटल है और फ्री स्टेट में पाया जाता है। बाकी मैग्नीशियम, एलुमिनियम और सोडियम की बात करें तो ये रिएक्टिव मेटल हैं और कंबाइंड स्टेट में ही हमें नज़र आते हैं ओर्स की शक्ल में। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारे पास ट्रू है। सी को आप जो है वो करेंगे सेलेक्ट। 38 MCQ जो है इसमें पूछा गया है द कार्बोनेट ऑफ मेटल एक्स हैज़ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स। एक एक्स मेटल है उसके साथ जो कार्बोनेट है उसकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं, वाइट है, ऑर्डरलेस है, पाउडर है, इनसोल्यूबल है वाटर के अंदर और डिकम्पोज हो जाता है लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। तो इसमें जो मेटल एक्स है वो किस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे। मेटल एक्स जो है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें पता है कि डिस्क्रिप्शन जो है वो पॉइंट कर रही है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो लाइमस्टोन भी कहलाता है, उसको जब हम हीट करते हैं तो डीकम्पोज होके वो कैल्शियम ऑक्साइड यानी लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। तो ये जो डीकम्पोज वाला इन्होंने पॉइंट दिया इससे वाज़े हो रहा है कि जो हमारे पास एक्स एलिमेंट है वो कैल्शियम है और कोई एलिमेंट नहीं है बल्कि कैल्शियम है। तो हम बी ऑप्शन को जो है वो मार्क करेंगे। नेक्स्ट अब हम चलते हैं 39th MCQ पे। 39th MCQ को देखें तो इसमें कहा गया एन एलिमेंट एक्स एग्जिस्ट एज डाइटोमिक गैस एट रूम टेम्परेचर, ईच एटम ऑफ एलिमेंट एक्स रिक्वायर 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ स्टेबल x-19 बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन द एक्स एलिमेंट इज एन। अब एक्स एलिमेंट को हमने जो आइडेंटिफाई करना है उसकी प्रॉपर्टीज़ से पहली प्रॉपर्टी हमें जो बताई गई है वो डाइटोमिक गैस एट रूम टेम्परेचर है। तो इससे लगता है कि वो एलिमेंट जो है वो एक नॉन मेटल है, क्योंकि मोस्टली नॉन मेटल गैसेस ही जो हैं वो मोस्टली गैसेस जो हैं वो नॉन मेटल होती हैं। नेक्स्ट है ईच एटम ऑफ एलिमेंट एक्स रिक्वायर 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ स्टेबल x-19। तो इससे मुराद है कि अगर उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो लास्ट शेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है और उसे 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चाहिए, और जो 7 इलेक्ट्रॉन वाले हैं एलिमेंट वो बेसिकली हेलोजन कहलाते हैं और वो तमाम नॉन मेटल हैं। तो इसमें जो डी ऑप्शन है नॉन मेटल वाला ये ट्रू है। तो ये दो ऑब्जर्वेशन थी, एक डाइटोमिक गैस ये भी सजेस्ट कर रही है कि नॉन मेटल है, लेकिन इससे जो है क्लेरिफाई नहीं हो रहा। लेकिन ये जो 1 इलेक्ट्रॉन वाला है उसे स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इट्स मीन उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हेलोजन्स के पास होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 40, हेलोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन हेलाइड दैट आर वाटर सोल्यूबल गैसेस। हेलोजन जो हैं वो रिएक्ट करते हैं वाटर हाइड्रोजन के साथ और वाटर सोल्यूबल गैसेस प्रोड्यूस करते हैं। व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर ऑल ऑफ दीज गैसेस प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग एसिड एक्सेप्ट। तो जब भी वाटर के साथ इनको डिज़ोल्व किया जाता है तो एसिड प्रोड्यूस होता है। हाइड्रोजन जो है वो एसिड क्या है बेसिकली, हाइड्रोजन कौन सा जो एटम इजीली हाइड्रोजन को गिव अवे कर रहा है। तो यहाँ पे देखें तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, आयोडाइड ये एग्जांपल्स हैं। हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है इनका बॉन्ड जो है वो सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसका आपको पता है, तो जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन को रिलीज़ नहीं करता इजीली। तो जब इसको डिज़ोल्व किया जाता है वाटर में तो बाकी ऑल ऑफ दीज जो एलिमेंट हैं वो गैसेस प्रोड्यूस करते हैं,
लेकिन जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है वो अपना हाइड्रोजन रिलीज़ ही नहीं करता, दैट्स वाई सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा ट्रू है। तो ये थे आज के हमारे एमसीक्यूज़। आई होप सो आपको समझ आए होंगे।